मेरा नाम रेहान है और मैं 21 साल का एक देहाती लड़का हूँ। लेकिन काम की तलाश में रोशनियों के शहर लाहौर में आया था। दिन भर फैक्ट्रियों के चक्कर काटता, नौकरी के ख्वाब देखता और शाम को अपने किराए के फ्लैट पर लौट जाता। ये फ्लैट बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर था। छोटा सा था और दीवारों पर पुराने पोस्टर्स चिपके हुए थे। मेरा 2 कमरों का फ्लैट था और फ्लैट में दाखिल होते ही एक कमरा था। इस कमरे के साथ बैल्कनी थी जो सामने सड़क की तरफ थी। बैल्कनी में जाने के लिए दरवाज़ा था और एक खिड़की भी बैल्कनी में खुलती थी। इस बिल्डिंग की सामने वाली बिल्डिंग में भी फ्लैट्स थे और वहाँ सारा दिन खवातीन उठती बैठती नजर आती थीं। इस बिल्डिंग और सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट्स आमने सामने थे, इसीलिए दोनों इमारतों की खवातीन सामने वाले फ्लैट की खवातीन से हमसाइयों की तरह बर्ताव करती थीं। पहले कमरे से गुजरकर दूसरा कमरा था जिसकी खिड़की सड़क पार वाली बिल्डिंग की तरफ खुलती थी। ये खिड़की चेहरे की ऊंचाई पर लगी थी। वो खिड़की मेरी दुनिया का वाहिद खिड़की नुमा दरवाज़ा बन गई थी। शुरू में तो मैं थका हारा वापस आता और सीधा बिस्तर पर गिर जाता था। लेकिन एक शाम जब सूरज डूबने लगा था और शहर की गलियों में हल्की सी ठंडक उतरने लगी थी, मैं इस कमरे में गया। उठकर ताज़ा हवा का सांस लेने के लिए खिड़की से बाहर झांका। मैंने इधर देखा तो सड़क पार वाली बिल्डिंग के फ्लैट में एक लड़की नजर आई। वो आईने के सामने बैठी थी और मेकअप कर रही थी। उसका फ्लैट हमारे बिल्कुल सामने था और तीसरी मंजिल पर था, पर खिड़की की ऊंचाई और जाविये नज़र ऐसा कि मैं उसे साफ देख सकता था। वो शादीशुदा थी, ये मैंने जल्द ही जान लिया था। उसके हाथ पर सुर्ख चूड़ियाँ और गले में सोने का हार था। कभी कभी उसका शौहर भी नजर आ जाता, जो एक अधेड़ उम्र का थका हुआ आदमी था। वो सुबह सवेरे निकलता और रात गए वापस आता, और जब रात की ड्यूटी करता तो शाम को निकलता और सुबह सवेरे घर आता था। वो शायद किसी फैक्ट्री या दुकान पर काम करता था और वो घर में कम ही रहता, और जब रहता तो खामोशी से खाना खाता और सो जाता। लेकिन वो लड़की, वो तो मेरी शामों की रोशनी बन गई। उसकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे कोई फिल्म की हीरोइन हो। उसके बाल लंबे, सियाह और घने थे, जो वो आहिस्ता आहिस्ता कंघी करती और बनाती। जब वो सर झुकाती तो बाल उसके चेहरे पर गिरते और वो उन्हें कान के पीछे करती, तो मेरी सांस रुक जाती। उसका चेहरा गोल, आंखें बड़ी बड़ी बादाम जैसी, जिनमें सुरमा लगता देखकर लगता जैसे सितारे जगमगा रहे हों। वो अक्सर साड़ी पहनती थी और वो साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती थी। मैं उसे दूर से सिर्फ देखता रहता, क्योंकि बात हो ही नहीं सकती थी। इसीलिए बस दूर से खामोशी से मैं इस हसीना को देखकर अपने दिन की बोरियत दूर करता था। ये मेरी रोज़ की रूटीन बन गई थी। और हर शाम ठीक 5 बजे, जब सूरज मगरिब की तरफ झुकता और शहर का शोर शराबा हल्का पड़ने लगता था, तो मैं इस कमरे में चला जाता और खिड़की पर चेहरा लगाकर खड़ा हो जाता और इंतज़ार करता। वो आती, आईने के सामने और सजना संवरना शुरू कर देती। मेकअप करना, अपने आप को संवारना उसका मशगला लगता था, और 5 बजे से लेकर अंधेरा होने तक तैयार होती थी। और जब वो तैयार होकर खिड़की की तरफ देखती तो मुझे लगता जैसे वो मुझे बुलाती हो, लेकिन नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम था। मैं वापस अपने कमरे में लौटता, उसकी तस्वीर दिल में लिए, और अगली शाम का इंतजार करता। सुबह सवेरे उठता, नौकरी की तलाश में निकलता और दोपहर को थक कर वापस आता, और शाम तो बस इसी एक लम्हे की होती। अब ये मेरा मामूल बन चुका था। कोई दिन छोड़ता नहीं था। बारिश हो या गर्मी, धुंध हो या धूप, 5 बजे मैं वहां होता। खिड़की की छोटी सी झरी से दुनिया बाहर की भूल जाती और बस वो एक मंजर रह जाता। वो अपने आईने के सामने सजते संवरते, उसे कुछ पता न था। कभी उसने इधर देखा भी तो शायद खिड़की को खाली समझा। वो आराम से बैठती, अपने आप को संवारती, और मैं दूर से उसकी हर अदा को देखता रहता। मैं उसे सराहता, दिल में दाद देता कि वाकई कमाल है, ये तो हसीनाए आलम है। मैं कभी ऊंची आवाज में सरगोशी भी करता, लेकिन बस इतनी धीमी आवाज में कि कोई आवाज बाहर ना जाने पाए। वो अपने काम में मग्न और मैं अपने ख्वाब में। उसे कुछ खबर ना थी कि सड़क पार से मैं उसकी हर अदा को देखता हूँ और रात को सोते वक्त वही तस्वीर आंखों में बसाकर सो जाता हूँ। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी हो गया था, तो मैंने फैसला कर लिया कि 5 बजे जब वो सजना शुरू करती है, मैं अपने फ्लैट की खिड़की ऐसे खोलूंगा कि सिर्फ उसकी नज़र मुझ पर पड़े। 4 बजे ही मैं तैयार हो गया, साफ कपड़े पहने और बाल संवारे, जैसे किसी से कोई खास मुलाकात हो। 5 बजे से 5 मिनट पहले मैं खिड़की के पास जा खड़ा हुआ और खिड़की का पर्दा सरकाया।
फिर खिड़की की कुंडी खोली और ठीक 5 बजे मैंने आधी खिड़की खोली। सड़क पार उसका फ्लैट था। थोड़ी देर बाद वो आई। आज भी उसने साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन अभी बनना सजना शुरू नहीं किया था। और वो आईने के करीब बैठ गई और बाल खोले और कंघी करने लगी। अगले दिन मैं फिर से खिड़की पर खड़ा था कि वो आई। और आज गुलाबी साड़ी में बाल खुले हुए थे और आईने के सामने बैठी काजल लगा रही थी। अचानक उसने सर उठाया और सीधा मेरी तरफ देखा तो मेरी सांस रुक गई। लेकिन दिल ने कहा अब वक्त है। मैंने आहिस्ता से हाथ हिलाया, एक हल्का सा सलाम किया। मैंने हाथ ज्यादा ऊपर नहीं उठाया, लेकिन आंखें उसकी आंखों में थीं। आंखें हैरत से बड़ी हुईं और हल्की सी लाली गालों पर आई। एक लम्हे को लगा जैसे वो पीछे हटेगी और पर्दा गिलाएगी, लेकिन नहीं। उसने आहिस्ता, बहुत आहिस्ता सर हिलाया, फिर फौरन सर झुका लिया और सुरमा लगाने लगी, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने सलाम किया तो उसका जवाब मिला, और अब फासला सिर्फ सड़क का नहीं, दिल का भी कम हो रहा था। रात भर नींद न आई, और उसका जय जय का, उसकी मुस्कुराहट, उसका इशारा सब दिल में घूमता रहा। अब हर शाम ठीक 5 बजे खिड़की खुलती, मैं सर हिलाता और एक हल्का सा सलाम आंखों में डालकर वहां खड़ा हो जाता। वो हल्का सा रुकती, फिर आहिस्ता से सर हिलाती, फिर मुस्कुराती। उसकी मुस्कुराहट छोटे से होठों के किनारों पर जैसे कोई राज छिपा हो। मेरी मुस्कुराहट बड़े दिल से निकलती, जैसे सारी दुनिया इसमें समा जाए। अब कोई हाथ का इशारा नहीं, बस सर का हल्का सा झुकाव और मुस्कुराहट, जो सड़क पार से आती और दिल में उतर जाती। एक शाम सूरज डूबने से पहले मैं खिड़की पर खड़ा हुआ था, तो वो आई। और आज सफेद साड़ी में बाल खुले हुए थे। उसने सलाम किया और मुस्कुराई, तो मैंने भी सलाम किया। फिर मैंने मुस्कुराहट के साथ हाथ से चाय पीने और फिर 5 उंगलियां खड़ी की और नीचे का इशारा किया, मतलब कल 5 बजे नीचे कैफे में चाय पीते हैं। उस लड़की की आंखें बड़ी हुईं, मुस्कुराहट रुकी, फिर वापस आई। उसने हाँ में बहुत आहिस्ता से सर हिलाया, फिर हाथ से दिल बनाया और अपने सीने पर रखा। मेरी सांस रुक गई, लेकिन दिल उड़ने लगा, और रात भर नींद न आई। कल 5 बजे का इंतजार था। अगला सारा दिन 5 बजने के इंतजार में गुजरा, और मैं 3 बजे ही तैयार हो गया था। साफ पैंट शर्ट पहनी, बाल संवारे, खुशबू लगाई, और 4:50 पर मैं नीचे उतरा और सड़क पार छोटे से कैफे के बाहर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में वो लड़की आई, जिसने आज सफेद शलवार कमीज पहनी थी। बालों में वही लाल गुलाब था और हाथ में छोटा सा पर्स था। सड़क पार से चलकर आई, और जब करीब आई तो मुझे देखकर उसकी आंखें झुकी, फिर मेरी तरफ उठी। मैंने आगे बढ़कर सर को इस बात में हिलाया। वो मुस्कुराई, वही दिल फरेब मुस्कुराहट जो मेरे दिल को जकड़ लेती थी। मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा, फिर उसने भी वालेकुम अस्सलाम कहा। तो मैंने कैफे के अंदर जाने का इशारा किया, और हम अंदर कोने में मौजूद टेबल पर बैठ गए। मैंने कुर्सी खींची और उसको बैठने का इशारा दिया, तो वो बैठ गई और मैं सामने बैठ गया। वेटर को 2 कप चाय लाने का इशारा किया। फिर हम खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। फिर दोनों के होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। उसने खामोशी तोड़ी और पूछा, आपका नाम? मैंने कहा, जी मेरा नाम रेहान है। और आपका नाम क्या है? तो उसने अपना नाम जोया बताया। चाय आई, मैंने कप उठाया और उसने कप छुआ, हल्का सा अभी उठाया नहीं था कि बोली, तुम रोज खिड़की से? वो रुक गई। तो मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं देखता हूँ क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं। फिर मैंने बात शुरू की और कहा, आप अकेली ही नजर आती हैं? जोया बोली, मेरा मैका यहाँ नहीं है और ससुराल भी दूसरे शहर में है, और शौहर काम पर होते हैं और अक्सर रात की ड्यूटी करते हैं। वो मुस्कुराई, फिर चाय पीने लगी और आहिस्ता धीमी आवाज से पूछा, आप क्या करते हैं? मैंने कहा, मेरा ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। इंटर करने के बाद इधर छोटे मोटे काम किए, फिर किसी ने मशवरा दिया कि लाहौर चले जाओ, वो बहुत गरीब परवर शहर है, तो इधर चला आया। रिहाइश का बड़ी मुश्किल से बंदोबस्त हुआ है। अब्बा जान के दोस्त हैं जाहिद चाचू, उन्होंने फ्लैट लेकर दिया है। पहले तो बेरोजगार था, अभी एक फैक्ट्री में जॉब लगी है, यकुम तारीख से ज्वाइन करना है। मैंने मुख्तसरन अपने बारे में बताया। फिर मैंने पूछा, आप सुनाएं, जिंदगी कैसे गुजर रही है? जोया बोली, शादी को 3 साल हुए हैं और ये मेरे वालिदैन का तय करदा रिश्ता था। मेरा शौहर अच्छा आदमी है, लेकिन उनकी ड्यूटी का वक्त ऐसा है कि रात को काम पर होते हैं और सुबह जब वापस आते हैं तो बहुत थके हुए होते हैं, बस खाना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर जोया बोली, घर में मैं दिन भर अकेली होती हूँ और मेरा सारा वक्त काम, खाना पकाना, सफाई में गुजर जाता है। शाम को जब मैं तैयार होती हूँ तो कोई तारीफ करने वाला नहीं होता। कभी कभी लगता है जैसे मैं कोई पत्थर की मूर्ति हूँ जो बस खड़ी रहती है।
और जब आपने मुझे खिड़की से पहली बार देखा तो मुझे पहली बार लगा कि कोई है जो मुझे पसंद करता है। और आपका सलाम करने वाला अंदाज मुझे अच्छा लगा और इससे मुझे लगा जैसे मैं जिंदा हूँ। एक दिन खिड़की से आपका दीदार हुआ तो मेरी थकन गायब हो गई, जैसे रात भर की नींद से ताजगी आती है। आपके सामने वाले फ्लैट में आपकी मौजूदगी मेरी जिंदगी में बहार बनकर आई और मैं आपका रोजाना दीदार करने लगी। मैं आपकी खूबसूरती में इतना असीर हो गया कि मुमानियत के बावजूद खिड़की खोलकर आपको देखने लगा और एक दिन जुर्रत करके आपको सलामे मोहब्बत कर बैठा। शुक्र है कि आपने बुरा नहीं माना, वरना मैं कहीं का नहीं रहता और दीदार से भी महरूम हो जाता। मेरे इजहार मोहब्बत से ज़ोया महजूब सी होकर खामोश हो गई। फिर धीरे से कहने लगी, आपने सलाम किया तो लगा जैसे कोई मुझे जानता है। और फिर वो मेरी तरफ देखने लगी। इसके बाद कहने लगी, अच्छा अब चलना चाहिए, मेरे शौहर आने वाले होंगे। आज उनकी दिन की ड्यूटी थी और 6 बजे घर पहुंच जाते हैं। मैंने कहा, तो फिर कल मिले, यहीं इसी कैफ़े में। इस पर पहले तो वो खामोश रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन कल 5 बजे नहीं बल्कि 3 बजे। हम उठ खड़े हुए और दूसरी मुलाकात इसी कैफे में 3 बजे होगी। अगले दिन मैं पहुंच गया, अपनी मखसूस टेबल पर जा बैठा और कुछ ही देर में ज़ोया भी आई और मेरे साथ बैठ गई। मैंने चाय का ऑर्डर दिया। वो आज संजीदा लग रही थी, हाथों में हाथ फंसाए गहरी सोच में थी। मैंने उसे सोचों की गुर्दाब से निकालने के लिए बात शुरू की। आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? वो मेरी तरफ खाली खाली नज़रों से देखने लगी। फिर पूछा, क्या कहा? मैंने अपना सवाल दोहराया तो एक गहरा सांस छोड़कर कहने लगी, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, पर पता नहीं तुम्हें ऐसा क्या है कि मेरा दिल तुम्हें सब बताने को कर रहा है। मेरी शादी 2014 में हुई, मैं 20 की थी और 48 के अधेड़ उम्र खावर मेरे अब्बा के दोस्त थे। चचा जब भी आते तो हमारे घर ठहरते। जब हालात ख़राब होने लगे तो मेरे वालिदैन ने मुझे उनके साथ बाहर भेज दिया कि वो भी कुछ असासे बेचकर जल्द आ जाएंगे। लेकिन वो तो नहीं आए। लेकिन उनकी मौत की खबर आ गई और खावर ने मुझसे निकाह कर लिया। इतनी देर में चाय आ गई। वो खामोश हो गई। उसने कप उठाया, चाय का सिप लिया, फिर नीचे रखा। हमारी गुफ्तगू में एक खामोशी का वक्फा आ गया। मैंने वक्त को बचाते हुए सवाल किया कि बुरा ना माने तो क्या आप अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगी? ज़ोया हंसते हुए बोली, मेरे शौहर फैक्ट्री में ऊंची पोस्ट पर प्रोडक्शन मैनेजर हैं। जितनी पोस्ट बड़ी है उतना ही ज्यादा काम भी करना पड़ता है। पहले सिर्फ वो दिन की ड्यूटी करते थे, शाम को घर आते, हम खाना खाते, बात करते और वो मेरी तारीफें करते कि तुम बहुत खूबसूरत हो, और कभी हम बाहर घूमने जाते। फिर जब से रात की ड्यूटी लगना शुरू हो गई है तो वो सुबह आते हैं, थके हारे होते हैं, रुपए पैसे और सहूलियात की कोई कमी नहीं होने देते। लेकिन जब से रात की ड्यूटी लगी है तब से सही तरह बात तक नहीं करते। बस यही मेरी जिंदगी है रेहान साहब। मेरा शौहर फिर से अब 3 दिनों के लिए अपने आबाई शहर जा रहे हैं, जहां उनकी पहली बीवी और जवान बच्चे रहते हैं। मैंने कहा, तो कल समंदर की सैर करने चले? तो जोया बोली, सच्ची? तो मुझे लेकर जाओगे? अब्बाजान हमें ढाका में अक्सर साहिल समंदर पर ले जाते थे और मुझे साहिल की रेत पर नंगे पांव चलना, सीपियां चुनना बहुत पसंद है। खावर को बहुत बार कहा है, वो मुझे लेकर ही नहीं जाते। उनकी तो थकन ही खत्म नहीं होती। मैंने कहा, बस कल तैयार रहना, मैं 8 बजे खिड़की पर तुम्हारे तैयार होने का इंतजार करूंगा। आज हम बहुत खुश खुश कैफे से उठे। मैं सुबह जल्द उठ गया था। तकरीबन 5 बजे रूम की खिड़की से जोया के फ्लैट में हलचल देख रहा था। कभी जोया आती जाती दिखाई दी तो कभी उसका शौहर तौलिया उठाए वॉशरूम आता जाता दिखाई दिया। लगभग 6 बजे ये हलचल खत्म हो गई। कुछ देर बाद सिर्फ जोया आती जाती दिखाई देने लगी, जैसे घर के काम कर रही हो। कभी सफाई करते दिखी तो कभी मैले कपड़े उठाते नजर आई। थोड़ी देर बाद मैंने भी तैयारी शुरू की और बेहतरीन पैंट शर्ट पहनी, खुशबू लगाई और ठीक 7:30 बजे खिड़की के सामने खड़ा हो गया। वो अभी तक ड्रेसिंग टेबल पर बैठी खुद को संवार रही थी। खिड़की खुलते ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मेरी तैयारी देखकर उसने हैरत भरी मुस्कुराहट दी और इशारा किया, वाह, इतनी जल्दी? मैंने भी मुस्कुराकर इशारा किया कि तुम तो लाजवाब लग रही हो। 8 बजने से कुछ पहले वो खूबसूरत गुलाबी शलवार कमीज में अप्सरा बनकर तैयार हो चुकी थी और बालों में हल्की सी चमक थी। मैंने कहा, नीचे आ जाइए, तो उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, जैसे कह रही हो, बस अब पहुंचती हूँ। मैं 5 मिनट पहले बस स्टॉप पर पहुंच गया था। हाथ में गर्म चाय से भरी थर्मस, एक थैला, अंदर चंद सैंडविच, बिस्किट वगैरह। फिर जोया भी आ गई। सादा नीला सूट, सर पर सफ़ेद दुपट्टा और हाथ में बड़ी सी बास्केट थी। मैंने धीरे से कहा, चलें? तो उसने ज़ेरे लब कहा, चलें। तो मैं उसके आगे चलते चलते 2 स्टॉप आगे आ गया।
वो मेरे पीछे चलती आती गई। हम उस बस स्टॉप पर पहुंचे जिधर से समंदर की तरफ जाने वाली बस मिलती थी। पहली जो बस आई तो हम दोनों पीछे वाली सीट पर बैठ गए। बस तकरीबन खाली थी, सिर्फ हम दोनों और समंदर की तरफ जाने वाला ख्वाब। जोया ने दुपट्टा कंधे पर डाला और सिर झुकाकर बैठी, मगर ज्यों ही बस चली वो मेरी तरफ देखने लगी। समंदर पहुंचकर वो सीधा साहिल की तरफ भागी और मैं सारा सामान उठाए पीछे चलता पहुंचा। सुबह का समंदर नीला, ठंडा और बिल्कुल खामोश था। लहरें आती और हमारे पांव छूकर वापस लौट जाती। जोया उठी और भागकर पानी में घुस गई, मैं पीछे पीछे। वो हंसती, छींटे उड़ाती, फिर अचानक रुक जाती और रेत से कोई सीपी खोजती और बोलती, देखो ये वाली कितनी खूबसूरत है। जोया ने 10, 15, 20 सीपियां चुनी, हर सीपी के साथ एक बात, ये वाली तुम्हारी आंखों जैसी, ये वाली तुम्हारी मुस्कुराहट। हम चले साहिल के किनारे और एक जगह रेत पर बैठे। समंदर सामने, लहरें आती वापस जाती। उसने कहा, तुम जानते हो, पहली बार समंदर देखा है शादी के बाद, और अब तुम जब कहोगे तभी आ जाएंगे। वो मुस्कुराई। जोया जब भी समंदर देखती है उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। वो बताती है कि जब वो 7-8 साल की थी तो हर इतवार बाप उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर ढाका के कॉक्स बाजार बीच ले जाता। अब्बा मोटरसाइकिल खड़ी करते और कहते, जाओ आज समंदर तुम्हारा है। वो भागती और लहरों के पीछे पीछे दौड़ती। कभी लहर उसके पांव छूकर भाग जाती, कभी वो खुद लहर को पकड़ने की कोशिश में गिर पड़ती। रेत पर गिरती तो हंसती, रेत से भरी हुई उठती और दोबारा भागती। एक दफा उसने देखा कि लहर ने एक बड़ी सी सीपी लाकर रेत पर फेंक दी। वो भागी, सीपी उठाई, कान से लगाई, अंदर से समंदर की आवाज आ रही थी। उसने सोचा, ये सीपी समंदर का दिल है जो मुझे दे गया। वो सीपी घर ले आई, अपने तकिए के नीचे रखकर सोई। कई रात तक वो सीपी कान से लगाकर सोती। और आज जब हम दोनों रेत पर चल रहे थे, जोया अचानक रुक गई और एक सीपी उठाई और कान से लगा ली, आंखें बंद कर लीं। मैंने पूछा, क्या सुन रही हो? तो वो मुस्कुराई, आंखें अभी भी बंद और सरसरी आवाज में बोली, अपने अब्बा की आवाज और अपना बचपन जो कह रहा है कि आज फिर डूब जाओ, मगर इस बार किसी के साथ। फिर उसने सीपी मेरे कान से लगा दी और वाकई मुझे भी समंदर की आवाज में उसका बचपन सुनाई देने लगा। हम ऐसे ही साहिल पर मजे करते रहे, एक दूसरे के पीछे भागते रहे। कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों की भीड़ होने लगी और हम भी कुछ थक चुके थे, इसलिए सामान के पास कपड़ा बिछाकर बैठ गए और अपने साथ लाए फल वगैरह खाने लगे। एक लड़का नारियल वाला मिला, 2 नारियल लिए, वो नारियल पिया। मैंने तौलिए से जोया के हाथ से नारियल का पानी साफ किया, तो वो हंसी और बोली, तुम मेरा ऐसे ही ख्याल रखोगे हमेशा। कुछ देर बैठने के बाद हम फिर समंदर में पाँव पाँव पानी में चलने लगे।